वंदनपुर में पीलू नाम की चिड़िया अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। वो टोकरियां बनाकर जंगल में बेचा करती थी और अपने पिताजी का गुजारा किया करती थी। पिताजी, मैं टोकरियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप दवाइयाँ खा के आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ज्यादा देर नहीं लगाना, और हाँ, तुम भी खाना टाइम पे खा लेना। चलिए, आप ना आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसा कह के पीलू चिड़िया टोकरियां बेचने के लिए जंगल चली जाती है। पीलू ऐसे पुकारती है, टोकरियां ले लो, टोकरियां, अच्छे अच्छे सुंदर रंग बिरंगी टोकरियां ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी पहुँचती है। पीलू उससे कहती है, सुंदरी बहन, आओ आओ, ये लो टोकरी, अपने घर पे सजाना। यह टोकरी कितने की है पीलू? पीलू कहती है, सिर्फ 100 रुपए की है सुंदरी बहन, ले लो ना, बहुत मजबूत है। सुंदरी टोकरी को अच्छे से चेक करती है और 2 टोकरियां खरीद कर वहाँ से उड़ जाती है। पीलू बहुत देर तक वहीं पे बैठी रहती है। फिर वह सोचती है, पूरा दिन निकल के जा रहा है मगर सिर्फ 2 टोकरियां ही बिकी है, इससे तो पिताजी की दवाई नहीं आएगी। मैं अब दूसरे जंगल में जाकर टोकरियां बेचती हूँ, शायद वहाँ पर कोई पक्षी खरीद ले। ऐसा सोचते हुए पीलू चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। दूसरे जंगल में जाकर अपनी दुकान लगाती है। टोकरी ले लो, टोकरी, रंग बिरंगी टोकरी। तभी वहाँ पर बदमाश बास आता है और वह पीलू चिड़िया को छेड़ते हुए कहता है, अरे, तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां बनाई हैं। क्या इस जंगल में नई आई हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, तुम अकेली हो क्या? बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग करने लगता है। अरे, मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियां हैं। हा। इसको सुन के पीलू चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बास से बचाओ। पीलू चिड़िया बास से कहती है, अरे बास जी, मुझे जाने दो, मैं तो गरीब दुकान वाली हूँ। बास उसकी एक नहीं सुनता और जोर जोर से हंसता रहता है। अरे, तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू चिड़िया। हा, मैं तेरी सारी टोकरियां लूट लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँचता है। कालू कौवा के साथ उसके 3 दोस्त भी होते हैं। वह सब मिलकर देखते हैं कि बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग कर रहा है और उस बास पर ये सारे मिलकर हमला कर देते हैं। बास पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाता है। पीलू कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पे टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन मैं तो मेरी जान पर बनाई। अगर ये टोकरियां चोरी हो जाती तो मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाती। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे, आप चिंता मत करो, ये टोकरियां मैं खरीद लेता हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया सारी टोकरियां बेचकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा रोज रोज पीलू चिड़िया के जंगल जाता था। कालू कौवे को पीलू चिड़िया पसंद आने लगी थी। पीलू चिड़िया भी कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। एक दिन कालू कौवा पीलू से कहता है, पीलू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीलू शर्माते हुए कहती है, हाँ कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे बस इतनी सी बात। अरे, शादी कर तो मैं तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है। थोड़े दिन के बाद कालू कौवे और पीलू चिड़िया का विवाह हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। बंटी अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए एक गांव में गया। पीलू उसको देखकर बहुत खुश हुई। बंटी भैया, कैसे हो? आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपके जीजा दिन ब दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजाजी। तभी वहाँ पर बबलू जीजाजी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो
जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना। तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारे जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन, दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी, ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है? हल्दीपुर गांव के जंगल में कड़क सेठ प्रधान था। कड़क बहुत ही लालची और बदमाश था। कड़क गरीब लोगों की जमीन और घर हड़प लेता था। वो उनको खेत की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा जमा लेता था। ऐसे ही कड़क सेठ पीलू और उसके पिता के घर पर कब्जा कर लेता है। पिताजी, कड़क सेठ बहुत बदमाश है, उसने आपको कर्ज के नीचे दबाकर हमारा घर अपने कब्जे में कर लिया है। बेटी, वो ऐसे ही करता आया है, लोगों को धोखा देकर आधे जंगल में कब्जा कर लिया है, सब उससे डरते हैं। उसकी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी, मैं उससे आपकी जमीन वापस करवा के ही रहूंगी। फिर पीलू अपनी सहेली बबली से मिलती है और उसको पूरी बात बताती है। क्या बताऊं बहन पीलू, कड़क सेठ ने तो मेरे पिताजी का भी खेत कब्जे में कर लिया था। पिताजी ने 50,000 कर्ज लिए थे। कड़क सेठ जबरदस्ती उनसे 2 लाख रुपए लेकर खेत वापस किया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना चाहिए। मेरे हरिया मामा आने
आने वाले हैं। वो बहुत होशियार है, उनसे हम सलाह लेंगे। तब तक पीलू और उसकी परिवार एक पेड़ के नीचे रहने लगते हैं। अगले दिन बबली के हरिया मामा आते हैं। पीलू, ये हरिया मामा है, इनको तो अपनी मुसीबत बता। फिर पीलू हरिया को सब कुछ बता देती है। देखो पीलू, बदमाश गुंडों को आसानी से नहीं हराया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रहने का एक पुरानी बस में इंतजाम कर दूंगा। ठीक है मामा जी, मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ पुरानी बस में ही रह लूंगी। जब पीलू अपने परिवार के साथ पुरानी बस में रहने लगी तो कड़क उस बस को भी हड़पने की सोचता है। पीलू को ये बात पता लग जाती है। वो तुरंत ही हरिया मामा के पास जाती है। हरिया मामा, कड़क सेठ हम गरीब लोगों का पुराना बस का घर भी हड़प लेना चाहता है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है, आप अगर मेरा साथ देंगे तो हम कड़क को हराने में कामयाब हो जाएंगे। फिर पीलू हरिया और बबली को अपना प्लान बताती है। अगले दिन जब कड़क अपने आदमियों के साथ पीलू के बस वाली घर पर कब्जा करने के लिए पहुंचता है। कड़क सेठ जी, मैं विदेश से यहाँ आया हूँ। विदेश की रानी चिड़िया आपके जंगल घूमने आई है। उनके साथ एक सोने का टैंक घर है। क्या सोने का टैंक घर? हाँ, उसके बाल भी सुनहरे हैं और वो जहाँ भी जाती है सोने का टैंक लेकर जाती है। आप अगर चाहो तो मैं उनसे आपको मिलवा सकता हूँ, क्योंकि आप इस जंगल के मुखिया हो और सबसे अमीर आदमी। वो गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल मिलूंगा मैं उनसे। मैं भी गरीब को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हरिया कड़क को सुनहरे बाल लगाई हुई पीलू और बबली से मिलवाता है। कड़क सोने का टैंक देखकर चकरा जाता है। विदेशी रानी जी, आप तो सच के सोने के टैंक में रहती है। काश मेरे पास भी ऐसा ही सोने का टैंक होता। हो सकता है कड़क सेठ, आप यही टैंक हमसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये अफ्रीका के जंगल का खालिस 24 कैरेट सोना है। आपकी पूरी जमीन जायदाद खर्च हो जाएगी। लेकिन 1 साल में ही इस सोने का टैंक का दाम 5 गुना बढ़ जाएगा। और 2 साल में 10 गुना। आप तो 2 जंगल खरीद लोगे इतने पैसे में। वाह, ये रखो मेरे जमीन जायदाद के कागज। मुझे ये सोने का टैंक दे दो। पीलू तुरंत ही कड़क सेठ की पूरी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेती है। अगले दिन जब कड़क सेठ अपने सोने के टैंक की दीवार को छूता है तो वो गिर जाता है। वो कबाड़ के टुकड़ों से बना हुआ नकली टैंक था, जिसमें होली वाला सोने का रंग चढ़ा हुआ था। हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे वो रानी लूट ली। चोर है चोर। चोर वो नहीं, तुम हो कड़क सेठ। तुमने धोखे से जंगल के गरीबों की जमीन लूटी थी। अब तुम्हें तुम्हारा ही तरीके का धोखा मिल गया ना। कड़क बहुत शर्मिंदा होता है। पीलू सबको उनकी जमीन लौटा देती है। फिर सभी लोग हरिया की मदद से पक्के घरों में रहने लगते हैं और कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से पीलू की सूझबूझ और हिम्मत उसके काम आती है। वो अब हंसी खुशी रहने लगती है।